नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सेम जैसा पेपर सीटेट में पूछा जाता है वैसा ही पेपर होगा हिंदी पेडागोजी का। मतलब 15 क्वेश्चंस जो है गद्यांश और पद्यांश से होंगे और 15 क्वेश्चंस पेडागोजी से होंगे। इम्पॉर्टेंट है और जो किताबों में अक्सर जो है क्लास 1 से क्लास 5 तक जो है आपको गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं, वहाँ से मैंने ये पेपर्स जो है उठाए हैं। तो ये पेपर्स जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे सीटेट के लिए। तो देखिए, सॉल्व करिए क्वेश्चंस कैसे हैं और कमेंट करिएगा कि आप जो है इस पेपर में आपके कितने जो है क्वेश्चन सही होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो का लाइक है 20 लाइक्स का टारगेट है। लाइक्स मोटिवेशन के लिए है और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर लाइक करेंगे। अच्छे नंबर लाएंगे आप लोग इस बार। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले देखते हैं गद्यांश। गद्यांश जो कि एक कहानी के रूप में होता है, ठीक है। और पद्यांश में, गद्यांश और पद्यांश में ये होता है कि इसमें जो है लय नहीं होती है, मतलब कविता के रूप में नहीं होती है। ये एक कहानी होती है, निबंध होता है, पैराग्राफ होता है। लेकिन वहीं पे जो पद्यांश होता है वो पद्य होता है, पद्य के रूप में होता है, जिसमें लय होती है, गीत होते हैं, कविता होती है। इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कई बार होता है कि बेसिक चीज़ें हमको नहीं पता होती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए गद्यांश देखते हैं। यहाँ से आपको 9 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। तो गद्यांश को सॉल्व करते वक्त मैं पहले भी वीडियो जब बताया था, मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं वो आज फिर से बता देता हूँ। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी खांसी की समस्या है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस, आप एक तो ऑफलाइन पेपर है, तो जैसे जैसे आप गद्यांश पढ़ते जाइए, कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे आप 10-15 आप सॉल्व कर लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि जो है क्या चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है। उन पे लाइन ज़रूर खींचते हुए जाएं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और जब एग्ज़ाम में जब आप लाइन इस तरीके से खींच लेंगे पैसेज में, और जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आप तुरंत जो है उन लाइन पे आपका दिमाग ध्यान जाएगा और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समय का जो है बर्बादी नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, सीटेट के पेपर में जो पद्यांश और गद्यांश आते हैं बहुत सिंपल आते हैं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं आते। इनफैक्ट जो है हिंदी पेडागोजी का पेपर सारे जो है एग्जाम से बहुत सिंपल होता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ केवल इसी में से देख के मिल जाता है कि पहले से आंसर है, बस इसमें ढूंढना है, ठीक है, थोड़ी सी समझ रखनी है। दूसरा जो है पेडागोजी बहुत सामान्य सी होती है, भाषा के संबंध में होती है, सारे क्वेश्चन घूम फिर के भाषा ही होती है, तो इसलिए बहुत आसान होता है। तो देखिए पढ़ते हैं गद्यांश को। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है। युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों से कोमलता का व्यवहार करें। यह बात आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। अब इसमें से जितने पॉइंट्स मैंने मतलब ये लाइन ड्रॉ करी है, ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ, नम्र होना बहुत बड़ा गुण होता है। नम्र होने का मतलब होता है दब्बूपन से नहीं है। जैसे कई लोग होता है ना कि बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, शालीन व्यक्ति होते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं। दूसरा कोई भी थोड़ा अमर्यादित होता है तो भी वो शांत होकर बात करते हैं, तो कई लोग उसको कमज़ोर समझ लेते हैं, दब्बू किस्म का समझ, बल्कि ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गुण है। दब्बूपन की स्थिति में संकल्प जो है क्षीण और ज्ञान मंद, प्रज्ञा जो है मंद हो जाता है। अब संकल्प क्षीण होने का मतलब होता है व्यक्ति के विचारों में स्पष्टता का ना होना, है ना, वो जो है कमज़ोर जो है संकल्प का होना, कुछ भी उसका क्लियर ना होना, ठीक है। प्रज्ञा, उसके दिमाग जो है मंद बुद्धि का हो जाना, इस तरीके से जो है ये दब्बूपन की स्थिति में हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सभी जो है हमारे चारित्रिक जो है गुणों में समावेशित होने चाहिए। तो आइए जो है पैराग्राफ के जो है हमने पढ़ लिया और इसको क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? तो कोमलता, उत्साह, मानसिक स्वतंत्रता और
शारीरिक स्वतंत्रता। तो देखिए सबसे पहले ही ऊपर दिया आत्म संस्कार के लिए सबसे बड़ा जरूरी है मानसिक, आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत जो है मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक। मैंने यहां पे लाइन खींचा था, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने पहली बार रीड कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से आंसर नहीं नोट कर रखे, तो मैं आपको जैसे रीड कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है और वैसे ही लाइन खींचते हुए चलना है, ठीक है। तो मानसिक स्वतंत्रता की बात कही गई आत्म संस्कार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण का होना बहुत जरूरी है? आत्मनिर्भरता, समालोचनात्मकता, रचनात्मकता और सकारात्मकता। तो देखिए अगर मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आत्मनिर्भरता का होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन यहां पे ए राइट होगा, ठीक है। युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है? तो देखिए युवाओं से जो है हम दूसरों पर अधिकार जताने की अपेक्षा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अपनी महत्ता को दर्शाने, अपनी इंपॉर्टेंस को दर्शाने कि मैं कितना इंपॉर्टेंट, बड़ों से बराबरी का व्यवहार करने और छोटों से कोमलता का व्यवहार, बड़ों से बराबरी और छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की बात हो रही। तो यहाँ पे आंसर हो गया डी, छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की जो है हम युवाओं से बात कर रहे हैं, ना कि बड़ों से जो है बराबरी की बात हो रही है, ठीक है। दब्बूपन की स्थिति जो है किस परिणाम की ओर ले जाती है? तो अगर कोई दब्बूपन का कारण है तो वो विद्रोह, क्षीण संकल्प, उच्च विचार वाला होगा, तीव्र बुद्धि। तो यहां पे मैंने पहले बताया था क्षीण संकल्प मतलब, क्षीण का मतलब होता है कमजोर होना, अपने विचारों में स्पष्टता का ना लाना, ठीक है, नहीं रख पाना, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बातों को समझ रहे होंगे। आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने जाते हैं? तो आत्मनिर्भरता के साथ अगर किसी व्यक्ति के कैरेक्टर में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो ईमानदारी और करुणा, अनुशासन व सहायता, उत्साह और श्रद्धा। तो देखिए सबसे आखिरी लाइन ये थी, उत्साह और श्रद्धा को जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल कॉमन सा शब्द है, बिल्कुल दिया हुआ है। संस्कार जो है शब्द से में जो है विशेषण बनेगा, तो संस्कार का जो विशेषण होगा वो है संस्कारी। ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे थोड़े से, जैसे विलोम शब्द हो सकते हैं, तद्भव तत्सम शब्द हो सकते हैं, पर्यायवाची पूछी जा सकती है, तो ये विशेषण विशेष पूछे जा सकते हैं, मुहावरे पूछा कोई जा सकता है। अगर कोई ऐसा शब्द आ गया आपको जो है इस पैराग्राफ में, तो ये सभी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परम आवश्यक जो है, परमावश्यक में संधि विच्छेद है। तो देखिए परमावश्यक का होता है परम धन आवश्यक। अब ये कौन सी संधि है? ये होती है दीर्घ संधि। जब आ, परम में आ और परम धन आ मिलकर के बनता है परमा, तो परम धन आ मिलके परमा बना, तब जो है दीर्घ संधि होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगर आप मेरे से संधि पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको संधि जरूर पढ़ाऊंगा और बेहतरीन संधि पढ़ाऊंगा कि संधि के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। बस आपको कमेंट करना है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग सही है, करना सही है? तो ता जो होता है वो आखिरी में यूज होता है, लास्ट शब्द होता है, और जो है उपसर्ग जो होता है वो पहले शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ता में होता है आवश्यकता, जीवनता, प्रज्ञता, आवश्यकता। तो आंसर हो गया अब आवश्यकता। देखिए शब्द बन रहा है आवश्यकता, समानता है ना, समानता ये भी बनता है, लेकिन यहाँ आवश्यकता सब जो है सही है, समानता होता है, सम्मान नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्यादा पूर्वक जीवन से क्या आशय है? तो मर्यादा पूर्वक जीवन का जो आशय है वो है सदाचारी जीवन, स्वतंत्र जीवन या स्वावलंबी जीवन। ऑप्शन हो गया यहां पे सी, ठीक है। चलिए अब पद्यांश है, पद्यांश में होती है लय, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें देखिए कविता के रूप में होती है या फिर कविता के रूप में होती है, और सेम चीज वही चीज करना है, आपको पढ़ना है और उसको समझना है। कई बार लेखक के नाम पूछे जाते हैं, लेकिन सीटेट में तो लेखक का नाम पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा जो है पैसेज हो सकता है, कहीं से कुछ भी कोई पूछ सकता है पैसेज के संबंध में, ठीक है। बाधाएं आती हैं, आए। अगर किसी जीवन में, किसी के मनुष्य के जीवन में बाधाएं आ रही है तो उसे आने दीजिए। घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, ठीक है, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, अन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब देखते हैं कवि। तो कविता में व्यक्ति जो है भाव डैश डैश की प्रेरणा देते हैं। तो कविता में जो भाव होता है वो किस चीज़ की प्रेरणा देते हैं? एकता और आगे बढ़ने की, या एकता और तेज चलने की, या आगे बढ़ने तेज चलने की, या तेज चलने कर्म करने। आंसर है ऑप्शन सी, एकता और तेज चलने की जो है प्रेरणा देते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत करने वाला शब्द नहीं है। तो जीवन में कठिनाई, प्रलय, अंगारे, ज्वालाएं, इनका यूज हुआ है, वीरानों का यूज कुछ नहीं हुआ है। तो ऑप्शन यहां पे जो सी है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, कविताओं में आई जो पंक्ति पीड़ाओं में पलना होगा का भाव किसकी ओर संकेत करता है? और पीड़ाओं में पलना होगा तो ये होता है जीवन की गंभीर समस्याओं की ओर जो है ये संकेत कर रहा है कि जीवन में इतनी गंभीर समस्या आएंगी कि इनको आपको जीवन में लेके चलना ही पड़ेगा और इसी को अपने लालन पालन आपको इसी के आधार पे करते रहना पड़ेगा, है ना। कभी दुख है, दर्द है, कभी खुशी है ना, कुछ भी हो सकता है जीवन में घटित हो सकता है, कभी बीमार हो गया आदमी, है ना। तो ये सब गंभीर समस्याओं से तो है इंसान को संकेत करता है जीवन में पीड़ाओं को पीड़ाओं में पलना होगा, है ना, उसमें। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, 12वें का ऑप्शन ए होगा। सम स्थिति में रहने की प्रेरणा देने वाला अंश है समान स्थिति में, तो अपमानों और सम्मानों में, अन्नत मस्तक उभरा सीना, निज हाथों में हंसते हंसते, घिरले प्रलय की ओर घटाएं। ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट, पद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, फिर भी सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, या फिर उन्हें अनदेखा करना उचित होगा, या मिलकर दुख दूर करने होंगे, या मिलकर काम करना होगा। तो कठिनाइयां जो है जीवन में आती रहेंगी, तो इसलिए जो है हमेशा कहा जाता है कि अगर जीवन में किसी की कठिनाई आ रही है तो उसे जो है सोच समझकर निर्णय करना होगा, या मिलकर दुख जो है दूर करने होंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ज्वालाएं से तात्पर्य है, तो ज्वालाएं से क्या तात्पर्य है? तो देखिए आंसर है बुराइयां। यहां पे अंगारे, विपत्तियां, सदन, तो ये ज्वालाएं से जो तात्पर्य है वो है बुराइयों से। ऑप्शन यहां पे सी होगा। शब्दों के यहां पे देखिए वो गद्यांश और पद्यांश के संबंध में क्वेश्चन आपको समाप्त हो जाता है। अब जो है आ जाते हैं पेडागोजी की ओर। तो शब्दों के समूहों के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो शब्दों का समूह बनाकर के शब्द संपदा अर्जित करने की जो है वकालत जो है वो की गई थी कोश विषयक उपागम द्वारा। और आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, ये विचार है किसका है? तो देखिए ये क्वेश्चन सीडीपी में भी पूछा जाता है और हिंदी पेडागोजी में भी पूछा जाता है। तो ये आत्मसातीकरण, समायोजन और स्कीमा, ये जो तीन शब्द अगर आपसे पूछ ले या कहीं शब्द का योग प्रयोग हुआ हो क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि ये पियाजे से संबंधित है। आत्मसातीकरण मतलब होता है आत्मसात होना, मतलब कोई भी नई जानकारी को पहले से मौजूद जानकारी में फिट करा देना, उसमें चेंज कुछ नहीं करना, बस ऐड हो जाएगा। जैसे चार पैरों वाले जो है जानवर होते हैं, उसने कुत्ते को देखा कि ये जानवर है, ठीक है, लेकिन अभी बिल्ली उसने नहीं देख रखी। अब बिल्ली को उसने देखा तो कहा जानवर है, तो उसने लगा ये अरे भाई तो कल तो जो कुत्ता था वो जानवर होता था, आज ये कह रहे हो जानवर है, फिर भैंस को भी कह रहे हो जानवर है। तो ये जो जानकारियां उसको मिलती जा रही, ये अपने जो है मौजूदा ज्ञान या जानकारी में ऐड करता जा रहा है। समायोजन का मतलब होता है नई जानकारी को अपने ज्ञान में बदलाव करके जो है ऐड करना। अब जैसे क्या होता है, जानवर के 4 पैर होते हैं और सांप के 1 भी पैर नहीं होते, तो बच्चे ने कहा, आप बच्चे को पढ़ाते हुए कहा कि जानवरों के 4 पैर होते हैं, है ना। तो फिर उसने देखा सांप भी एक जानवर है, ठीक है, उसने कहा सांप के तो 1 भी पैर नहीं है।
तो यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से बदलाव कर देना, इसका संबंध है पियाजे से। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश डैश खोज भी जो है साथ चलती जाती है रहती है। तो देखिए चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में जो होती है वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण साथ साथ चलते जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और चॉम्स्की ने माना था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं। तो छात्र व्याकरण के माध्यम से जो है वो भाषा का लिखित और मौखिक रूप में शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। तो बच्चों का जो भाषा का विकास होता है वो आकलन की औपचारिकता पर निर्भर नहीं करता, संचार माध्यमों में बातचीत कम्युनिकेशन से जो है निर्भर नहीं करता भाषा का विकास। अगर बच्चे का भाषा का विकास होगा तो उसे अच्छा एक समृद्ध भाषा परिवेश देना पड़ेगा। अगर बच्चे को इंग्लिश बुलवाना चाहते हो तो आपको भी इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आसपास के लोगों को भी इंग्लिश बोलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अन्वेषण से सीखता है ना, वो कॉपी करता है एक दूसरे को देख करके चीज़ों को, तो उससे जो है बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। तो आंसर है समृद्ध भाषा परिवेश पर, ठीक है। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा जो है सहायक नहीं है। तो यहां देखिए कविता पूरी करना, मैंने मान लीजिए एक बच्चे को आधी कविता सुनाई, फिर उसके बाद बोला कि बच्चे इसके आगे की कविता आप सोचिए कि क्या होगा इसकी आगे की लाइन। तो बच्चा सोचता है, इससे बच्चे के अंदर जो है क्रिएटिविटी माइंडेड डेवलप होता है, तर्क करता है, उसमें अंदर सोचने की, समस्या का समाधान करने की क्षमता डेवलप होती है। चित्र आधारित मौखिक और लिखित वर्णन, मैंने चित्र किया, उसको कहा कि इसका मौखिक वर्णन करो कि इसको क्या तुम समझे, इस चित्र को देख करके, इस फिगर को देख करके, इस आर्ट को देख करके क्या समझे, या लिखो, ये भी बिल्कुल सहायक करता है। प्रश्नों के उत्तर देना, ये जो होता है, अब मैंने मान लीजिए पूछ लिया कि जो है ए फॉर एप्पल बताओ, बी फॉर बॉल बताओ, तो ये जो होता है ये क्रिएटिविटी को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो होता है अधूरी कहानी को पूरा करना, वही कविता को पूरी करना, यही आंसर है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो है सहायक नहीं है, तो ये है सी आंसर, ठीक है। सी आंसर ही गलत है, ठीक। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। तो भाषा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी कह रहा हूं कि मैक्सिमम जो है 70 से 80% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे होंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कितने बच्चों का ये 22वां क्वेश्चन जो है गलत हुआ था। तो मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, वो है प्रत्यक्ष विधि में। आंसर हो गया ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या होता है, सीधे जो है लक्ष्य भाषा की ओर जो है सोचने समझने और संवाद करने का जो है अभ्यास कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, सीधे रूप में सोचने समझने का और लक्ष्य भाषा के रूप में अभ्यास कराने का जो है अभ्यास कराते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ सिखाने का मूल उद्देश्य होता है, ये है मुहावरे और लोकोक्तियाँ का सुचिंतित प्रयोग करना, बिना कोई चिंता का प्रयोग करना, या मुहावरे लोकोक्तियाँ का निर्माण करना। इसलिए होता है, बिल्कुल भी नहीं। अर्थ जो है लगाना नहीं हो सकता, कोश में जो है का अर्थ देखना नहीं होता। आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की जो है अनुशंसा करती है। तो ये जो होता है 24वें का आंसर देखिए, तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है ये करती है मातृभाषा, आधुनिक भाषा, शास्त्रीय भाषा जो कि 6 है। अब आधुनिक भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है। संविधान ने 22 भाषाओं को जो है भारतीय भाषाओं का दर्जा दे रखा है, और विदेशी भाषाओं। तो यहाँ पे इसके माध्यम से घर की भाषा जिसे कहते हैं हम मातृभाषा है, तो मातृभाषा भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय शिक्षा संस्कृति, ये यहाँ पे मातृभाषा, आधुनिक, यहाँ आंसर है सही ढंग का जो दिख रहा है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी है मातृभाषा, उसके बाद जो है एक घर की भाषा या मातृभाषा कह लीजिए,
फिर आधुनिक भारतीय भाषा जिसका संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र हुआ है, फिर उसके बाद संस्कृत की भाषा, फिर शास्त्रीय भाषा जो कि 6 शास्त्रीय भाषाओं का जो है जिक्र हुआ है, और विदेशी भाषा जो इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, तो ये सभी होता है। तो बहुभाषी हो सकते हैं, मल्टीपल जो है भाषी हो सकते हैं एक समय के बाद, तो ये होना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें जो है क्लियर होती जा रही होंगी। बहुत आसान तरीके से मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। 25वां क्वेश्चन है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो हिंदी में पाठों को पढ़ाने का मूल उद्देश्य होता है, विज्ञान संबंधी पाठों की बात हो रही, तो यहाँ पे जो आंसर है विज्ञान के विषय को गहराई से जानना इसका मूल उद्देश्य है, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे विज्ञान की प्रति जिज्ञासा बढ़ाना हो सकता है, यह आंसर हो सकता है, या विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा के प्रयोग को समझना। तो अब हिंदी का पेपर है तो हिंदी की बात होगी, तो हिंदी पेडागोजी को प्रयोग को समझना विज्ञान के संदर्भ में जो है ये फायदेमंद होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे जो है भाषा सीखते हैं, यह विचार जो है निराधार है कि आंशिक रूप से सत्य है कि पूर्णतः असत्य है, यह पूर्ण सत्य है। तो ये तो पूर्ण सत्य है। गणित की क्लास हो या विज्ञान की क्लास हो, इसमें बच्चे जो है कोचिंग लेते ही लेते हैं और बाहर जाते ही जाते हैं। तो हर हाल में आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए, पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट है 27वां, आकलन का क्या मूल उद्देश्य होता है? तो आकलन मूलतः शिक्षा केंद्रित ही होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, मतलब बच्चा जो है टीचर ही केंद्रित उसमें सेंटर में होता है और वो आकलन करता है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो 27वें का आंसर है वह है केवल ये बताता है कि बच्चों ने क्या नहीं सीखा है, तो केवल शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसे भी गलत हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, तो यही आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे सी है। भाषा जो होती है वो मनुष्य को कम्युनिकेट करने में मदद करती है, अपनी बात रखने में मदद करती है ना। तो ये जो होती है ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? तो भाषा कौशल के संदर्भ में बात करें अगर, तो 4 प्रकार के कौशल हैं, पढ़ना लिखना, नहीं वही तो बात है, पढ़ना लिखना, सुनना और बोलना, ये भाषा कौशल के संदर्भ में आते हैं। ठीक है, और 28वें का जो आंसर है वह एक दूसरे से अंतः संबंधित है। पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, सुनना हो गया और बोलना हो गया, ये एक दूसरे से संबंधित है, वो भी अंतः। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की टीचर अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वो चाहती है कि बच्चे विभिन्न बाल साहित्यों के नाम जान सके। नाम जानना मूल उद्देश्य नहीं होता, बच्चे का हम संपूर्ण विकास करते हैं। तो स्कूल में आता है तो बच्चे के ऊपर ध्यान देते कि वो पढ़ाई में अच्छा हो, एक्टिविटी में अच्छा हो, क्लासरूम के बाहर जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती है वो उसमें भी अच्छा हो, तो हम कोशिश करते हैं ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे बाल साहित्यों के नाम जान सके, तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके, और यहाँ पे ये जान सके। तो आंसर है विधाओं से परिचित। अब विधाएं कौन सी हैं? जैसे विधाएं हो सकती, लिखना हो सकता है ना, पढ़ाना हो सकता है ना, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो ये बाल साहित्य पढ़ाने के कई हो सकते हैं, कार्टून के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे विधाएं हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी। स्वालीन विकार जो है में बच्चा जो होता है, ऑटिज्म डिसऑर्डर जो होता है, ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का महसूस होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक सामाजिक अंतःक्रिया का जो है वो होता है प्रॉब्लम। इसमें बच्चा होता है कि भीड़ में नहीं जाता है, लोगों से बातचीत नहीं करता है, लोगों से बातचीत करता ही नहीं है, या थोड़ी बाड़ी एक दो शब्दों की जो है बातचीत कर लिया। तो यहाँ पे अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का महसूस होता है। जैसे उसने कुछ एग्रेसिव देखा तुरंत भड़क जाता है, कलर जो है देख करके भड़क जाता है, कुछ अशांत कलर होते हैं जो उसको लगता है रेड हो गया, येलो हो गया आमतौर पे, तो ये चीज़ होता है। अक्सर खाने से मना कर देना, अपने ही कार्य में लीन रहना, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस प्रकार से जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, 20 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।